हेलो बच्चों, रोशन स्टडी पॉइंट पर आप सबों का फिर से पुनः स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिकता एवं जैव विकास 2026 में पूछे जाने वाले वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए एक्सप्लेनेशन के साथ अपना लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी क्या दर्शाता है? मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी क्या दर्शाता है? तो बच्चों मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी जो है प्रभावी लक्षण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रभावी लक्षण को। तो अपना आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर, प्रभावी लक्षण। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाती है? तो बच्चों वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन कोश से आप क्या समझते हैं? जीन कोश से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कुल जीनों की संख्या एक क्रोमोसोम में, कुल जीनों की संख्या एक कोशिका में, आबादी के संपूर्ण जीन का समुच्चय। तो बच्चों आपका आंसर होगा आबादी के संपूर्ण जीन का एक समुच्चय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन अवस्थित होते हैं। तो बेटा जीन कहता है साइटोप्लाज्म में, केंद्रक में, केंद्रिका में, राइबोसोम में। तो बेटा जीन जो अवस्थित होते हैं तो कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम जो होते हैं उस पर अवस्थित होते हैं बेटा। तो आंसर हो जाएगा कोशिका के केंद्रक में। आंसर नंबर ये हो गया। कह रहा है अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, तो अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता था क्या पढ़ते हैं अपना लोग? विभिन्नता को पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर अगला, अनुवांशिक विभिन्नता मुख्य कारक है। अनुवांशिकी विभिन्नता का मुख्य कारक है। कह रहा है अनुवांशिकी विभिन्नता का मुख्य कारक क्या है? तो बच्चों अनुवांशिकी विभिन्नता का मुख्य कारक है डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन। डीएनए के नाइट्रोजन क्षारकों में अनुक्रम में क्या होता है? परिवर्तन के कारण। डीएनए के नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम में जो परिवर्तन होते हैं बेटा उसी के कारण क्या होती है? अनुवांशिक विभिन्नता होती है। अगला क्वेश्चन है एडाविज्म का क्या अर्थ है? एडाविज्म का अर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, संतति में जनकों के गुणों का आना, संतति में जनकों के गुणों का नहीं आना, संतति में पूर्वजों के गुण का आना जो जनकों में नहीं था। तो बच्चों एडाविज्म का अर्थ होता है संतति में पूर्वजों का गुण आना, संतति में पूर्वजों का गुण आना जो जनकों में नहीं था, जो जनकों में नहीं था। तो आंसर नंबर हो गया सी इसका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल पादरी कब बने थे? ग्रेगर जॉन मेंडल पादरी कब बने थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल पादरी कब बने थे? 1847 ईस्वी में, 1847 में। किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कह रहा है किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया। तो मेंडल के अध्ययन को किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेंडल क्या थे? पादरी थे। क्या थे? पादरी थे। वह बहुत बड़े सन्यासी थे, सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे। उनकी लिखावट अच्छी नहीं थी। ऐसा कोई बात नहीं बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? वह बहुत बड़े क्या थे? सन्यासी थे। ईसाइयों के मठ में क्या थे? वह पादरी थे। ऑस्ट्रेलिया के ब्रून नामक स्थान में ईसाइयों के मठ में क्या थे? पादरी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्न में कौन सा गुण जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कह रहा है निम्न में से कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? तो बच्चों जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अनुवांशिकी गुण। कौन सा गुण? अनुवांशिकी गुण। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस तरह के जन्म से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है? तो कहता है निम्नलिखित में से किस जन्म से उत्पन्न? तो बेटा लैंगिक जन्म से उत्पन्न, लैंगिक जन्म से उत्पन्न संतानों विभिन्नता जो होती है स्पष्ट रूप से क्या होती है? दृष्टिगोचर होती है। लैंगिक जन्म से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से क्या होती है? दृष्टिगोचर होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। कौन दिया था? डार्विन ने। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था? तो जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण जो था अपचायक था। धरती का जो है तापमान बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही गर्म था, और यहाँ पे O2 की अनुपस्थिति थी, O2 नहीं थे, यानी कि अपचायक था। आंसर नंबर ए हो गया। समजात अंगों का उदाहरण है। तो सबसे पहले बेटा समजात अंग कहते किसको है? समजात अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति और संरचना में क्या होते हैं? समान होते हैं,
लेकिन उनका काज क्या होता है, अलग अलग होता है। नहीं, आइए देखते हैं। हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपात, समजातंग होते हैं। हमारे दांत हाथी के दांत, ये भी ठीक है। आलू एवं घास, यानी इनमें आपका आंसर सब में सब क्या है, सही है, इनमें से सभी। विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, कह रहे हैं विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है। तो विभिन्नता का मुख्य कारण बच्चों क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। कह रहा है समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, असमसूत्री, यानी आंसर आपका होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है, जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारक कौन है। तो बच्चों जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक कौन होता है बेटा, कौन होते हैं, जीन होते हैं। कौन होते हैं, जीन होते हैं। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, कह रहा है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो बच्चों अपना लोग जानते हैं वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। कितना ईस्वी में किया था, 1866 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1866 में। लेकिन इसे मान्यता कब मिला था, 1900 ईस्वी में। कब मिला था, 1900 ईस्वी में जाके इसे मान्यता मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक क्यों था। कह रहा है जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का जो वातावरण था अपचायक क्यों था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का जो है वातावरण अपचायक क्यों था, क्योंकि बेटा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ने वाले जीव मौजूद नहीं थे। पृथ्वी पर क्या था, ऑक्सीजन की कमी थी, वातावरण बहुत अत्यधिक गर्म था। नहीं, अगला क्वेश्चन, किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है। कह रहा है किस प्रजाति में सबसे अधिक विविधता देखी जाती है। तो बच्चों सबसे अधिक विविधता, कह रहा है ऑप्शन है शेर, चैंपियंजी, गेंडा, मनुष्य। आपका आंसर होगा बेटा मनुष्य। सबसे अधिक विविधता जो देखी जाती है वह कौन सी प्रजाति है, मनुष्य में देखी जाती है। किसमें, मनुष्य में। अगला क्वेश्चन, जैव विकासवाद के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया था। कह रहा है जैव विकास के अलावा डार्विन ने जो है किस पर शोध किया था। ऑप्शन है अनुवांशिकता पर, किया नहीं था। पोषण और पाचन पर, यह भी नहीं है। भूमि की उर्वरता बनाने में केचुआ की भूमिका पर, यह दिया था बच्चों, उसने शोध किया था। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। तभी सभी तुरंत पर है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी बेटा क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। क्या नहीं था, O2 नहीं था। अगला क्वेश्चन, द्विगुण संकरण के F2 में क्या लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त हुआ था। द्विगुण संकरण मेंडल का जो था द्विगुण संकरण, उसमें F2 पीढ़ी में, तो F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्ररूप अपना लोग को बेटा आया था वो आया था 9:3:3:1 आया था। नहीं आया था, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, बच्चों कह रहा है आंखों एवं बालों का रंग किस प्रकार की विभिन्नता है। तो आंखों एवं बालों का रंग किस प्रकार की विभिन्नता है, जनिक विभिन्नता है। कौन चीज की बेटा, जनिक, यानी कि आनुवांशिक की विभिन्नता है। जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता था। जलवायु और वातावरण के कारण यदि आप में विभिन्नता आती है तो वो क्या होगा, कायिक विभिन्नता या उपार्जित विभिन्नता हो जाएगी। नहीं हो जाएगी बेटा, तो आइए आपका आंसर क्या हो जाएगा, कायिक विभिन्नताएं। कह रहा है द्विगुण संकरण के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने थे। द्विगुण संकरण के लिए मेंडल ने कैसे बीज के पौधे, कैसे कह रहा है मेंडल के लिए कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने थे। तो बच्चों मेंडल ने द्विसंकरण क्रॉस के लिए एक पीले गोल वाले मटर और एक हरा झुर्रीदार मटर लिए थे। नहीं, तो ऑप्शन देखते हैं, गोलाकार और पीले एकदम सही बेटा, गोलाकार और हरे ये नहीं होगा बेटा, ये नहीं लिए थे। झुर्रीदार और ये लिए थे, तो आंसर आपका ए और सी हो जाएगा। मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले पौधे कैसे थे। कह रहा है मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले पौधे कैसे थे। तो अपना लोग देखे थे मेंडल के प्रथम संतति वाले पौधे में, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले पौधे कैसे थे। तो बच्चों मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले पौधे कैसे थे, सभी पौधे क्या थे बेटा, लंबे थे। क्या थे, लंबे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे क्या थे, सारे पौधे क्या थे, लंबे थे। लंबे क्यों थे, कह रहा है मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे। तो बेटा क्या था, ये प्रथम संतति वाले सारे पौधे में प्रभावी लक्षण क्या था, प्रभावी लक्षण किसका था, प्रभावी लक्षण किसका था, लंबा का था। इसीलिए सभी पौधे क्या थे,
इसीलिए सभी पौधे क्या थे, लंबा थे। तो लंबाई का लक्षण क्या था, प्रभावी था, यही अपना आंसर हो जाएगा। नहीं, चलिए, खुदाई के दौरान अत्यधिक गहराई में मिले जीवाश्म। तो जानते हैं खुदाई के दौरान अत्यधिक गहराई में मिले जीवाश्म जो होते हैं अधिक प्राचीन होते हैं, और कम गहराई में मिले जीवाश्म क्या होते हैं, कम प्राचीन होते हैं, हाल फिलहाल के होते नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, खुद अत्यधिक गहराई में, मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा प्राचीन हो जाएगा। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका है। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका एक होता है रेडियो कार्बन काल निर्धारण, समस्थानिक अनुपात, सापेक्ष विधि, सभी सही है इनमें से। ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर अपना, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चूहे के पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था। कह रहा है चूहे की 21 पीढ़ियों पर किस वैज्ञानिक ने काम किया था। तो बेटा चूहे के 21 पीढ़ियों तक जो काम करने वाले वैज्ञानिक थे वे कौन थे, वाइसमैन थे। कौन थे, वाइसमैन थे। इसने लेमार्क, क्योंकि लेमार्क एक वैज्ञानिक थे, उसने बताया था क्या कि उपार्जित गुण जो होते हैं क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। तो उसी का खंडन किया था वाइसमैन ने, और चूहे की 21 पीढ़ियों तक पूंछ काटकर यह दर्शाया था, पुष्टि किया था कि चूहे के 21 पीढ़ियों तक प्रत्येक के पूंछ काटते गए, लेकिन हर अगले संतति में क्या होता, पूंछ रह जाता था। तो वहां पे क्या हो गया था, ये लेमार्कवाद को गलत साबित किया था। कौन, वाइसमैन ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वाइसमैन। आपस में प्रजनन करने वाले एक सेकंड बच्चों, कह रहा है आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को कहते हैं। आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजाति या जनसंख्या कहते हैं। प्रजाति या जनसंख्या कहते हैं। वह आकृति अथवा व्यवहार का विवरण क्या कहलाता है। जब किसी वह आकृति या व्यवहार से किसी का पता चल जाए किसी लक्षण का, तो क्या कहलाता है, लक्षण स्वरूप कहलाता है। क्या कहता है, लक्षण, यानी कि अभिलक्षण आपका हो गया आंसर। मिलर एवं यूरे द्वारा निम्न में से कौन सा अणु बना था। तो बेटा मिलर और यूरे द्वारा कौन सा अणु बना था, नाभिक एमिनो अम्ल बना था। कौन सा अम्ल बना था, एमिनो अम्ल। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, डार्विन ने लिखी थी। कौन लिखी थी, डार्विन ने लिखी थी। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े। कितने जोड़े, 23 जोड़े पाए जाते हैं। नहीं, चलिए, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं। तो कीट के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। कीट का पक्ष और चमगादड़ के पंख क्या होते हैं, बनावट में क्या होता है, उत्पत्ति और बनावट में अलग अलग होते हैं, लेकिन काम दोनों का क्या सेम है। तो और समजात अंग का परिभाषा होता है, और समजात अंग का कि उत्पत्ति और बनावट में क्या हो, असमान हो, लेकिन कार्य सेम हो, तो क्या हो जाता है, वो समवृत्ति अंग या असमजात अंग कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, समजात अंग ये होगा नहीं आपका, अवशेषी अंग ये होगा नहीं, क्या होगा, समवृत्ति अंग। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। तो बच्चों ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं अपना लोग, अवशेषी अंग क्या कहते हैं। जिनका शरीर में कोई काम नहीं रह गया उनको क्या कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। तो बच्चों जीन शब्द की प्रस्तावना जो है जोहानसन ने 1909 ईस्वी में किया था। कौन किया था, 1909 ईस्वी में किसने किया था, जोहानसन ने किया था। कौन किया था, जोहानसन ने किया था। कौन किया था, जोहानसन ने किया था। तो ऑप्शन देखते हैं, वाटसन होगा नहीं, वेंडन होगा नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। तो क्या मेंडल के नियमों की पुनः खोज से क्या है, संबंधित है। तो मेंडल ने जब खोज किया तो मेंडल ने 1866 ईस्वी में आनुवंशिकता का प्रथम नियम दिया था, लेकिन उसको कोई क्या था, मान्यता नहीं मिली थी, क्योंकि ये बहुत बड़े पादरी थे नहीं। इसीलिए उस खोज को क्या किया, पुनः से एक वैज्ञानिक थे सर्मक। कौन थे, सर्मक। इसने क्या किया था, पुनः फिर उसको खोज को क्या किया था, पुनः स्टार्ट किया था। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, कहा डीएनए के, एकदम डीएनए के बने होते हैं। डीएनए एवं तार ये भी बने होते, डीएनए आरएनए भी उसमें होते हैं। डीएनए था प्रोटीन, ये ऑप्शन हो जाएगा, डीएनए प्रोटीन्स और आरएनए। डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं, आरएनए के जो होता है कुछ ही नाम मात्र प्रतिशत आरएनए भी होते हैं। आंसर हो जाएगा डीएनए था प्रोटीन्स और आरएनए।
कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? कहता है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो बच्चों कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए। इसका फुल नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द अभी जस्ट हमने बताया था 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रस्तावना किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। कौन दिया था? जोहानसन। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनाफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनाफिलिस मच्छर किस जल में उत्पन्न होते हैं? तो बच्चों मलेरिया उत्पन्न करने वाले मादा एनाफिलिस मच्छर जो होते हैं ये मीठे जल में उत्पन्न होते हैं। कौन से जल में? मीठे जल में, जहां पे जल अस्थिर रहता है, जैसे पोखर का हो गया, तालाब का हो गया। तो क्या होगा आंसर आपका? मीठा जल। क्या हो जाएगा आपका आंसर? मीठा जल। कह रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? कह रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो बच्चों डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं ये साफ जल में होते हैं। कौन जल में? साफ जल में होते हैं, और ये भी अस्थिर जल में ही होते हैं। लेकिन क्या है, एक सेकेंड बच्चों, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। चलिए आइए बच्चों, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते बेटा? कौन जल में? साफ जल में। कौन जल में? साफ जल में। अगला क्वेश्चन है, अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो अवशेषी अंग यानी अवशेषी अंग किसे कहते हैं? जिसका शरीर में अब कोई काम नहीं रह गया हो। तो कर्ण पल्लव की पेशियां, पूछ के सुरकाय, निषेचक पटल, ये सभी बच्चे क्या है? अपना अवशेषी अंग है। समजात अंगों का उदाहरण है। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले एक क्वेश्चन अपना लोग देख चुके हैं। क्या हो जाएगा आंसर? हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत, हाथी के दांत, ये सब सही है, उपयुक्त सभी। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो विकासीय दृष्टिकोण से बच्चों हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से। किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी से। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की उपेक्षा होगी। कह रहा है लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की उपेक्षा होगी। तो बच्चों लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में जो होती है, संतानों में अनुवांशिकी विभिन्नताएं बहुत अधिक होती है। लेकिन लैंगिक जनन में जो होता है, लैंगिक जनन में उत्पन्न संतान जो होते हैं अनुवांशिकी रूप से जनकों के क्या होते हैं? समान होते हैं। इसीलिए बच्चों आंसर क्या हो जाएगा आपका? लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में क्या होती है? अधिक विभिन्नताएं होती है। अनुवांशिकी रूप से क्या होती है? अधिक विभिन्नताएं होती है। क्योंकि अलैंगिक जनन में जो होता है उत्पन्न संतान जो होता है अनुवांशिकी रूप से क्या होता है? जनकों के समान होता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? अनुवांशिकी विभिन्नता होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है? माता पिता दोनों के क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं नहीं, इसलिए अधिक विभिन्नताएं होने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मटर को चुना था। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियक नाम किसे दिया था? फ्रेडरिक मिशर। तो बच्चों 1869 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने किसे नाभि कमल को क्या दिया था? नाभि कमल को क्या दिया था बेटा? न्यूक्लियक नाम दिया था। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में नाभि कमल को क्या दिया था? न्यूक्लिक नाम दिया था। क्या दिया था? न्यूक्लिक नाम दिया था। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग होता है? कह रहा है किसने प्रमाण दिया कि जीन जो होता है गुणसूत्र का भाग होता है? तो बच्चों 1902 ईस्वी में टी बावेरी और WS सट्टन, 1902 ईस्वी में टी बावेरी और 1900 और WS सट्टन ने क्या किया था? यह प्रमाण दिया था कि जीन गुणसूत्र का क्या होता है? भाग होता है। जीन क्या होता है? गुणसूत्र का भाग होता है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे डैश कहते हैं। अपना लोग जानते हैं प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? पहला ऑप्शन है अर्ध गुणसूत्र, दूसरा है गुणसूत्र। क्या कहते हैं अपना लोग? अर्ध गुणसूत्र नहीं कहते बेटा, आपको कहते हैं ना। अगला, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्यतम रचना में परिवर्तन हो जाता है। तो जस्ट अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को हमने बताया था कि उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से यदि समान और कार्य अलग अलग हो तो इसे अंक को क्या कहते हैं बेटा? समजात अंक कहते हैं। कौन सा अंक कहते हैं? समजात अंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना अपना लोग जानते हैं, जब शरीर में अपना लोग भोजन करते हैं तो भोजन सभी कोशिकाओं में किसके रूप में जमा हो जाती है? ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में जाके जमा हो जाती है। और जब श्वसन क्रिया लेते हैं, ऑक्सीजन जब मिलता है तो ये ग्लूकोज टूटता है कौन सी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी में टूटता है। कौन चीज में? एनर्जी, ढेर सारे उष्मा में टूटते ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड अपना लोग श्वसन क्रिया में छोड़ देते हैं, जल का वाष्पन होता है, ऊर्जा से अपना लोग क्या करते हैं? वर्क करते हैं। नहीं, तो इसमें ये ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या बेटा? ऑक्सीकरण मतलब क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? उपचयन। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? कितने का किया बेटा? 7 का। एकल संकरण क्रॉस के फल लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात क्या था? एकल संकरण के फलस्वरूप, तो एकल क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का जो था F2 पीढ़ी में क्या था बच्चों? क्या था? 3:1 था। 3 लंबे, 1 क्या था? बौने था। 1 शुद्ध लंबा था, 2 संकर लंबे थे, 1 शुद्ध बौना था। नहीं, 3:1। क्या होगा आंसर? 3:1। अगला क्वेश्चन, द्विसंकरण क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फेनोटाइप क्या था? तो फेनोटाइप क्या था? 9:3:3:1। आंसर आपका है कहीं पे, यह है बी नंबर। कह रहा स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं बच्चों, कौन सा होते हैं? XX होते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं बेटा, क्या होते हैं? XY होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना जिनके द्वारा की गई थी? किनके द्वारा की गई थी? तो डार्विन, ज्वेंटल, फ्रांसिसी, किसके द्वारा बच्चों किया गया था? डार्विन के द्वारा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या होता है? होमो एस्पियंस होता है। क्या होता है? हेमोसेस्पियंस होता है। नहीं, अगला, मानव का उद्भव कहां हुआ था? बच्चों कह रहा है मानव का उद्भव कहां हुआ था? तब मानव का उद्भव जो है आज से लगभग 2 लाख से 3 लाख वर्ष पहले कहां माना जाता है? अफ्रीका में माना जाता है। मानव का उद्भव जो है 2 लाख से 3 लाख वर्ष पहले कहां माना जाता है? अफ्रीका में। कहां पे? अफ्रीका में। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग होंगे? तो चमगादड़ और पक्षी के क्या होंगे? समवृत्ति अंग होंगे। क्या, कौन सा अंग होंगे? समवृत्त अंग होंगे। कौन सा अंग होंगे? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन थे? तो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो बच्चों वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। कौन किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा इनमें से कौन सही है? तो बच्चों यहां पे आइए देखते हैं, करा इनमें से कौन सही है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एटूनिन, ये बच्चों नहीं है। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म बच्चों लगता है यहां पे दिया होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी देखिए कहां पे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, ये बच्चों क्या है? सही है? नहीं। अगला क्वेश्चन, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? कह रहा है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो बच्चों जैव प्रकाश को सबसे पहले किसने समझाया था? 1809 ईस्वी में किसने समझाया था? सबसे पहले जैव विकास को 1809 ईस्वी में किसने समझाया था? लामार्क ने समझाया था। किसने समझाया था? लामार्क ने। बच्चों जैव विकास को सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में किसने समझाया था? लामार्क ने समझाया था। कौन समझाया था? लामार्क ने समझाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर हो गया ए नंबर। कह रहा विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? एक जन्निक या जिसको आनुवांशिक विभिन्नता कहते हैं, दूसरी कायिक या उपार्जित कहते हैं। चलिए आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव की क्या कहलाती है? तो किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन प्रारूप, जीनोटाइप। एवं बी दोनों आंसर हो जाएगा। कह रहा है जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाए। तो बेटा जो लक्षण स्पष्ट रूप से दूर से दिखाई पड़ जाता है उसे अपना लोग क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप क्या कहते हैं ना, या फेनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा। कह रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? पादरी। ये पादरी कितने ईस्वी में बने थे? 1847 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया के ब्रून नामक स्थान में ये क्या थे? पादरी थे। ईसाइयों के मठ में क्या थे? पादरी थे। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से? तो मेंडल ने जनक पीढ़ी को कौन लेटर से बेटा सूचित किया था? पी लेटर से। क्वेश्चन नंबर अगला,
किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? तो किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का जीन कोष कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कोष कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? जीन कोष कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कोष। आंसर नंबर बी। जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें क्या होता है? जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। जिसमें क्या होता है? लैंगिक जनन। तो ऑप्शन आपका क्या क्या है देख लीजिए, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या? तो बेटा सुनो, कह रहा है डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज आणविक जातिवृत्ति कहलाती है। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज बच्चों क्या कहलाता है? जातिवृत्ति, सॉरी आणविक क्या कहलाता है? जातिवृत्ति कहलाता है। आणविक जातिवृत्ति कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कह रहा आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो अपना लोग जानते हैं आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल का बेटा जन्म जो हुआ था 1822 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ था? 1822 ईस्वी में। उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में। और पादरी कब बने थे ये? 1847। पादरी कब बने थे? 1847 ईस्वी में। और इसने पहला जो आनुवांशिकता का थ्योरम दिया था, पर सिद्धांत दिया था, वो बेटा कब दिया था? ये 1866 ईस्वी में। कब दिया? 1866 ईस्वी में। यानी इसके मरने के 84 में मरे थे, यानी 84 16 साल के बाद इसके क्या हुआ? इसके प्रथम नियम को क्या मिला था? मान्यता मिला था? नहीं मिला था। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? मेंडल को। अगला क्वेश्चन, किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? क्वेश्चन है किसके मतानुसार, किसके मतानुसार मतलब किसके सिद्धांतों के अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो बेटा ये है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है उसके द्वारा जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांतों के अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्या होती है? क्षमता होती है। और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। तो क्या हो जाएगा आंसर? डार्विन के द्वारा। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो आनुवांशिकी विभिन्नता जो होते हैं बच्चों, आनुवांशिकी विभिन्नता जो होते हैं वो डीएनए के क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होते हैं। और वो डीएनए के में जो क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, वो बेटा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। आनुवांशिकी विभिन्नता जो होती है डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उन्हीं के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण आनुवांशिकी विभिन्नता होती है। और वो नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, पक्षी तथा तितली के पंख क्या होंगे? तो बेटा पक्षी और तितली दोनों उड़ने का काम करता है, काम दोनों का सेम है, लेकिन पक्षी का जो होता है बनावट जो होता है पंख का अलग है, और चमगादड़ के पंख का, तितली के पंख का बनावट क्या है? अलग है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? जब दोनों का उत्पत्ति और संरचना अलग अलग है और काम एक हो रहा है तो क्या हो जाएगा? असमजातंक। क्या हो जाएगा बेटा? असमजातंक। तो चलिए बच्चों, इन्हीं के साथ आपका खत्म हुआ 80 VVI क्वेश्चन, जो 2026 क्वेश्चन में बहुत ही संभावना है आने की। और बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।